है गर्मी का सितम। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का 2 दिनों तक हीट वेव और धूल भरी तेज हवाओं का येलो अलर्ट। राजस्थान में पारा 47 डिग्री के पार। हिंसक विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है अमेरिका का लॉस एंजलिस। हिंसाग्रस्त इलाकों में नेशनल गार्ड तैनात। मुख्य इलाकों में भीड़ के एकत्र होने पर लगी पाबंदी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्र में सत्ता संभालने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर बड़े बड़े फैसले लिए हैं तो दशकों से लटके रिफॉर्म लागू किए हैं। इन फैसलों का असर है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो देश के आम नागरिकों के जीवन में बड़ा सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने इसे सेवा सुशासन के 11 साल करार दिया। विपक्ष जहां मोदी सरकार के काम की आलोचना कर रहा है तो भाजपा ने आंकड़ों के साथ विकास गाथा को देश के सामने रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। ये 11 साल हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। बीते 11 वर्षों के दौरान जहां देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दशकों से अटकाए, भटकाए, लटकाए गए मुद्दों का समाधान भी देखा। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार के 11 साल की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 11 वर्षों को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। नड्डा ने कहा कि 11 साल के शासन का पूरा लेखा जोखा पेश करना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने लगातार राष्ट्र हित में साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ अधिनियम बनाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पारित करना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महिलाओं के साथ साथ SC, ST और OBC समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित प्रयास, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, GST और आतंकवाद तथा नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार सरकार के बड़े फैसले हैं। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर भी करारा वार किया। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ता हाल, ये असलियत है और ये जमीनी हकीकत है। आप शहर में, गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री,
तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। बीजेपी मुख्यालय में लगी इस प्रदर्शनी में सरकार के 11 वर्षों के कामों को दिखाया गया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के ये 11 साल समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास को समर्पित रहे हैं। पीएम ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्य धारा में ला दिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्रियों ने जमकर तारीफ की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ 2014 में शुरू हुआ मोदी सरकार का सफर देश को तरक्की की राह पर तेजी से आगे ले गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। कैसे तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने 11 साल का लेखा जोखा रखा सामने, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की सरकार ने 9 जून को सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए। सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ा। भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में गर्व से खड़ा है। देश आज हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने संकल्प में पूरी तरह से सुसज्जित, आश्वस्त और अडिग है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जन सेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। 11 वर्षों की सेवा में देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग और नियत लोक सेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। तमाम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफ़ी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियां होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। जो विकास का कार्य हुआ इन 11 वर्षों में, वो तो बिल्कुल आंकड़े आपको स्टेयरिंग यू इन द फेस। आपकी अर्थव्यवस्था जो है भारत की $2 ट्रिलियन थी, आज वो 11 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़ के 4.3 ट्रिलियन बन गई है। खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि 4th तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को सराहा है। सरकार जनता की, देश की सेवा के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने वो सब चीजें सिखा दी, जिसके भरोसे नवीन टेक्नोलॉजी का अधिक देश के लिए उपयोग होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक से बढ़कर एक जो कीर्तिमान किए हैं। मोदी सरकार ने 11 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है। 11 साल तो 1100 साल के बराबर, जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ। कुल मिलाकर 11 साल में भारत प्रथम मोदी सरकार का संकल्प रहा है, भले ही वो आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बाहरी, आर्थिक प्रबंधन हो या वंचित तबकों के सशक्तिकरण की योजनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश में बीते 11 वर्षों में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की कोयला क्रांति पिछले 11 वर्षों में 72% कोयला उत्पादन
उन्होंने आगे लिखा कि वित्त वर्ष 2013-14 में भारत ने 609 मिलियन टन से कुछ ही अधिक कोयला उत्पादित किया। वित्त वर्ष 2024-25 तक हमने उल्लेखनीय 1047.68 मिलियन टन को पार कर लिया है। ये 72% की वृद्धि सिर्फ 11 वर्षों की उपलब्धि है, जो कि अटूट प्रतिबद्धता, परिवर्तनकारी नीतिगत सुधार और आत्मनिर्भर भारत के विजन का प्रमाण है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलोंग पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। चौथे आरोपी आनंद को मेडिकल परीक्षण के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ने प्रेमी संग मिलकर साजिश रची है। इस मामले में शुरुआती जानकारी के अनुसार सोनम ने ही अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन पुलिस के द्वारा मामले की सभी कड़ियां जोड़ना अभी बाकी है। 17 दिन बाद मिली सोनम से पूछताछ में सारी जानकारी बाहर आ जाएगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आया नया मोड़। पत्नी सोनम गाजीपुर में चढ़ी पुलिस के हत्थे। गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली सोनम रघुवंशी। खुद सोनम ने ही किया अपने परिवार वालों से संपर्क। हत्याकांड में 4 संदिग्ध हिरासत में। मेघालय पुलिस लंबे समय से कर रही थी सोनम की तलाश। इंदौर के बहुचर्चित राजा और सोनम रघुवंशी केस में आज का बड़ा खुलासा होते ही सनसनी मच गई। यूपी के गाजीपुर में सोनम के मिलने के बाद पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर नंदगंज थाना क्षेत्र में काशी ढाबे पर अस्वस्थ अवस्था में मिली थी। एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस लगातार संपर्क में थे। राजा हत्याकांड में 4 लोगों के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस मिले, जिसके आधार पे मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध आरोपियों को इंदौर से और 1 संदिग्ध आरोपी को इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया। चौथे संदिग्ध आनंद सिंह कुर्मी को मध्य प्रदेश के सागर जिला के बीना से हिरासत में लिया गया। मामले में आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया। I think if you look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out, but last night when Raj Kushwaha and the rest of people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की सराहना की। वहीं मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा कि मेघालय सुरक्षित है और साथ ही तथ्य और विवरण प्राप्त किए बिना निष्कर्ष पर न पहुंचने की सलाह भी दी। This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, law enforcement agencies across multi-states. राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को दोनों मेघालय हनीमून मनाने के लिए गए थे। 22 मई को सोरा की यात्रा के लिए दोनों निकले। 23 मई को दोनों लापता हो गए। 24 मई को दोनों का परिवार से संपर्क टूट जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी मेघालय पुलिस से बात की थी। 27 मई को पहाड़ी इलाके में 2 बैग बरामद किए जाते हैं। 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद किया गया। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या का खुलासा हुआ। 4 जून को शव इंदौर लाया गया, जिसके बाद राजा का अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य श्रीवास्तव और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन पर अपडेट साझा किया।
उन्होंने लिखा, प्रतिकूल मौसम के कारण भारतीय गगनयात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण 10 जून से संभवतः 11 जून 2025 तक पुनर्निर्धारित किया गया है। आगे कोई अपडेट यदि कोई होगा तो तदनुसार साझा किया जाएगा। नई लॉन्च तिथि 11 जून 2025 है और भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे प्रक्षेपण होगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की प्रशंसा करते हुए कहा कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु की यात्रा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर असर डालेगी और न केवल भारत बल्कि नासा और अन्य एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। Indian astronaut, the last one to go up in the space was Rakesh Sharma, which happened about four decades back, to be precise, in 1984. But the main difference is that, of course, that was a Soviet mission, and Rakesh did not have much to perform because India's space program was still in a very early and infancy stage, and therefore it was more of symbolic of the bonding that or the friendship that India and Soviet Union shared at that point in time. But unlike that mission, this time Shubhanshu Shukla is going to play a very important role. Of the 4 crew members, besides of course the commander who happens to be US citizen, I think Shubhanshu is going to have the most critical role because he is going to perform experiments which are exclusively going to have a bearing on the future space missions, not only those of India, also of NASA and other agencies. And I'm also glad to mention that keeping up the spirit of whole of science and whole of government, which Prime Minister Modi keeps emphasizing time and again. अपनी इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला काफी उत्साहित हैं। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. और आइए जानते हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से की, जिसके बाद केवल 16 साल की उम्र में उनका चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के लिए हुआ। साल 2006 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। शुभांशु गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। ये मिशन 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। तो शुभांशु गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं और ये मिशन 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। और शुभांशु का अनुभव इसे मजबूती देगा। उनके प्रयोग अंतरिक्ष में मानव जीवन के लिए पोषण और बायो रिसाइकलिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक कुशल टेस्ट पायलट हैं। शुभांशु शुक्ला के पिता चाहते थे कि वो IAS बने, लेकिन उन्होंने भारतीय वायुसेना का रास्ता चुना। और आपको बता दें कि अब वो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। शुभांशु ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय का खिताब अपने नाम करेंगे।
साल 2019 में शुभांशु शुक्ला का चयन इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए हुआ। इसके बाद उन्हें रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से कठिन ट्रेनिंग मिली। ये मिशन लगभग 14 दिनों का होगा, जिसमें शुभांशु 60 से अधिक साइंटिस्ट प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों में माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गाई, साइनोबैक्टीरिया और स्पाइरुलिना जैसे सुपरफूड्स पर शोध, टार्डिग्रेड्स के अंतरिक्ष में जीवित रहने की क्षमता और बीज उगाने के प्रयोग आदि शामिल होंगे। और आपको बता दें कि शुभांशु का परिवार उनकी इस उड़ान को लेकर काफी खुश और गर्व से भरा है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसको कि कैसे जल्दी से जल्दी उसको देखे जाके सामने से कि कैसे लॉन्चिंग हो रही है उसकी। इस समय तो सच में जैसे कहते हैं ना कि स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ती है, वो लास्ट मोमेंट पे इस समय हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल टाइम आ गया है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में, कॉपीज़ में प्रिंट होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 40 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और इतना मौका मिला है कि उसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलेट हो रहा है और उसने इतनी मेहनत भी करी है इस काम के लिए। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट। देश के कई राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन उत्तर भारत में इस समय पड़ रही गर्मी ने हाल बुरा कर रखा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी मैदानी राज्यों में अधिकांश जगह पारा 40 से 45 के आसपास बना हुआ है। भीषण तपिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। कैसा है मौसम का मिजाज, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 5 दिनों में उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिन भी राहत के कोई आसार नहीं है। मान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं और येलो अलर्ट दिया गया है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए, साथ साथ में वार्म नाइट का। राजस्थान के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्री गंगानगर सबसे गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीट वेव और तेज हीट वेव चलने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन में अगले 2-3 दिन तेज सतही धूल भरी हवाएं भी प्रभावी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रकोप रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम गर्म रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मौसम गर्म रहेगा और ह्यूमिडिटी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को राज्य भर में तेज धूप खिलने से औसतन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल आया। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। मैदानी भागों में जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में भी गर्मी के कड़े तेवर रहे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम करवट लेगा और राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF के प्रदर्शन की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ट्रस्टी लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक की अध्यक्षता भी की। नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने की। बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा JP नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ विभिन्न राजनीतिक विषयों व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। CM योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिनलैंड के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने अहमदाबाद में एक नए मानद वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किया है। ये कदम भारत और फिनलैंड संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है और विशेष रूप से गुजरात के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की फिनलैंड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नया मानद वाणिज्य दूतावास डिजिटलाइजेशन, शिक्षा, स्थिरता और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय से पाकिस्तान की गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए 2060 मकानों के लिए केंद्र सरकार के मुआवजे के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है। इसके साथ ही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में हाल ही में एक भावनात्मक और उम्मीद से भरी तस्वीर सामने आई है। यहां 13 हार्डकोर नक्सलियों ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक जीवन की नई शुरुआत की है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़चिरौली में लाल सलाम पर ठोकी गई आखिरी कील। लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नक्सलियों ने हथियार के साथ किया समर्पण। 13 पूर्व नक्सलियों का सामूहिक विवाह समारोह भी किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल और नव दंपतियों को दी नव जीवन की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का यह वही इलाका है जहां कभी जंगलों में माओवादियों की धमक, बारूदी सुरंगें और पुलिस मुठभेड़ की खबरें आम थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब यहां बंदूक की आवाज की जगह शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ इन नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि समाज उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करता है अगर वे शांति और संविधान की राह पर चलने का वादा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें हर संभव सहायता और रोजगार उपलब्ध कराना महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिक नीति है। पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाने का प्रयास विकास और विश्वास की नीति पर आधारित है। एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में
वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ सुरक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसे मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने बताया कि नक्सली संगठन में 13 साल रहने के बाद अब वह मुख्य धारा में आ चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। पहले नक्सलियों के संगठन में रहने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घर से काफी दूर रहना पड़ता था। पहले से अब हमारा जीवन बेहतर हो गया है। पहले के जीवन में तो जंगल में रहते समय में बहुत समस्या था। अभी क्योंकि हम आत्मसमर्पण पॉलिसी के तहत हम सरेंडर किए हैं, उसके हिसाब से हमको जब अभी तक सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कोई हमको दिक्कत नहीं किया गया। हमको अभी तक अच्छा देख रही है पुलिस प्रशासन ने, सभी तरीके से हमको अच्छा देख रही है। यह सिर्फ पहली एक खबर नहीं है, बल्कि एक उदाहरण है उस बदलाव का जो तब मुमकिन होती है जब नीति, नियत और निष्कलंक प्रयास एक दिशा में चलते हैं। गढ़चिरौली अब लाल आतंक से नहीं, बल्कि नई सोच, नए रिश्तों और शांति की पहल से पहचाना जाना चाहता है। यह कहानी बताती है कि अगर हाथों से बंदूक छूटे तो उन्हीं हाथों से जीवन की सबसे खूबसूरत इबारत भी लिखी जा सकती है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी और भावनात्मक तस्वीर देखने को मिली है। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन्हीं हाथों में अब जीवन साथी का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सतत कोशिशों का असर है कि 13 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता में आए 11 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा कई जनहितैषी योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं। इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, जिसका लाभ देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोग भी उठा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल का वक्त पूरा हो रहा है और इस बीच बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा देश कल्याण गरीब तबके निम्न वर्ग के लिए चलाई गई है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2.0 वर्जन जो है वो चल रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री का सपना है कि इसमें 2,95,00,000 आवास जो है वो लोगों को बनाकर आवंटित किए जाए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश ने भी 11 सालों में अब तक 1,06,000 के करीब मकान जो है इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं और 2.0 के तहत अब तक 2,17,000 के करीब आवेदन जो है वो 2024-25 में प्राप्त हुए हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने लोगों को अपना खुद का आशियाना तैयार करने का सपना साकार करने का मौका दिया और आज देश भर में करोड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत भारत के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को उनके सपनों का आशियाना मुहैया करवाने के उद्देश्य से की गई थी और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक पिछले 11 वर्षों में 1,06,000 आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से 96,268 ग्रामीण क्षेत्रों में और 10,000 के करीब शहरी क्षेत्रों में आवंटन हुए हैं। इसके साथ ही आवास योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में अब तक कुल 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं पूरे देश में साल 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें करीब 2,95,00,000 से ज्यादा आवास प्रदान किया जाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त निदेशक सोनिया ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और हिमाचल में भी बढ़ चढ़कर लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए मदद दी जाती है, जिसमें प्रदेश में अभी तक लगभग 1,06,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 96,000 के करीब लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर का सपना पूरा कर चुके हैं और लगभग 10,000 लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इसमें जो मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख के करीब है और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि मकान बनाने की लागत ज़्यादा है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में ये आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए है।
वहीं योजना के लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपना आशियाना तैयार करने में मदद मिली है। हमें प्रधानमंत्री जी आवास योजना का बहुत लाभ हुआ है। विनती करूंगी कि जिसका भी अपना घर बनाने का सपना है वो इसको आवास योजना लेकर उसको साकार करे। और हमारे को प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये योजना चलाई और गरीबों को बहुत सहायता दी है इसको चला के। हमें जो मकान अपना बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया है। हमारे पास पैसा ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक आवेदक के पास पहले से किसी भी तरह का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के आवेदक की आय सालाना 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हर किसी का सपना होता है एक घर का, एक मकान का, एक छत का, और उसी सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना नए आयाम लिख रही है। करोड़ों लोग आज अपने आशियाने में रह रहे हैं बतौर इस योजना के। हिमाचल प्रदेश में भी काफी लाभार्थी है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने पक्के मकान बनाए हैं और आज अपने आशियाने में रहकर अपना सपना जी रहे हैं। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी रफ्तार में है। राज्य के ढांचागत विकास को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र की मदद से राज्य में कई नई सड़क और पुल की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बड़ी बात यह है कि 4 लेन सड़क और पुल निर्माण को रिकॉर्ड 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर जिले में 4 लेन सड़क और पुल निर्माण को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 24 महीनों में पूरा होगा निर्माण। 58.60 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मगरदही घाट से मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क और पुल निर्माण। परियोजना समस्तीपुर और दरभंगा के बीच परिवहन को बनाएगी सुगम। बाढ़ से सुरक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए 2 परियोजनाओं को स्वीकृति। बिहार के समस्तीपुर के लोगों को जल्द ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मगरदही घाट से मुक्तापुर तक 4 लेन सड़क व पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 322 पर मथुरापुर से मुक्तापुर आरोबी तक कुल 2.056 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन में तब्दील करने और बूढ़ी गंडक नदी पर 200 मीटर लंबे नए HLRCC पुल के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा 58.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की थी, खास करके PM पैकेज के अंतर्गत, उसमें भी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। 3 योजनाएं उसमें स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। उन 3 योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी प्रधानमंत्री के पैकेज की संपूर्ण योजनाएं अब हमारे स्वीकृति हो चुकी है। उसको हम लोग तेजी से काम चल रहा है। कई में अलग अलग स्तर की प्रगति का रिपोर्ट है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य में बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए कई स्तरों पर तैयारी कर रही है। इसके तहत बेगूसराय और पटना जिला में बाढ़ से सुरक्षा व तटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए 116.04 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बेगूसराय जिला में हसनपुर बनिया से सगुनी तक 8.330 किलोमीटर लंबाई में नए तटबंध के निर्माण के लिए 59.98 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो मुख्य रूप से था कि रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से सरकार NHAI ने इसको सहमति दे दी। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द वो DPR के दृष्टि से अब आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से 2 नए एक्सप्रेसवे का वादा किया था। रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दोनों एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से NHAI ने सहमति दे दी है। बहुत जल्द इसका DPR भी तैयार किया जाएगा। पटना से DD न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या आने वाले देश दुनिया के पर्यटकों को अब 1.5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में पुष्प वाटिका की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये वाटिका सोलर लाइट से जगमग होगी। सरयू नदी के किनारे इसका निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बन रही है भव्य पुष्प वाटिका। देश दुनिया के पर्यटक कर सकेंगे पुष्प वाटिका का दीदार। श्रद्धालुओं को धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन का भी मिलेगा अनुभव। 1.25 एकड़ में किया जा रहा है भव्य पुष्प वाटिका का निर्माण। पुष्प वाटिका में सोलर से होगी टोटल लाइटिंग। सरयू तट की प्राकृतिक छटाओं के बीच भगवान श्री राम की नगरी की सुखद अनुभूति। रामनगरी अयोध्या में अब आने वाले पर्यटकों को पुष्प वाटिका की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरयू नदी के किनारे पुष्प वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। 5 जून को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर अयोध्या पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने इस पुष्प वाटिका में पौधारोपण भी किया था। पुष्प वाटिका के निर्माण की जिम्मेदारी गार्डन ग्लोरी ऑफ इंडिया दिल्ली की कंपनी को दिया गया है। सरयू किनारे बने इस पुष्प वाटिका में 9 ग्रह के भी दर्शन करने को मिलेंगे। सीजनल फ्लावर से स्टार्ट किया गया, तो आगे इसमें केवल और केवल इसको पुष्प वाटिका में ही कन्वर्ट किया जाएगा। विभिन्न तरह के गुलाब, विभिन्न तरह की बल्ब के थ्रू फ्यूचर में हम लोग इसको ट्यूलिप गार्डन में कन्वर्ट करेंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन का भी अनुभव मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ सरयू के तट पर पुष्प वाटिका का निर्माण किया गया है, जहां श्रद्धालु या पर्यटक शाम के समय पुष्प वाटिका में समय व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही धार्मिकता का भी अनुभव नवग्रह पौधों से ले सकते हैं। पानी की पूरी व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, खान पान की व्यवस्था होगी, पेरीफेल वगैरह होगा, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होगी। तो ये भी एक टूरिज्म प्लेस बने कि आदमी अपने विजिट में ये चीज़ जोड़े कि अगर वो भगवान राम जी के दर्शन करने आया है तो कुछ समय सरयू नदी के आके वो एक अपना टाइम वेस्ट करे। अगर कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए आया है, कुछ समय सरयू के किनारे व्यतीत करे, ऐसी कोशिश इस पुष्प वाटिका में की जा रही है। दीपावली के पहले पूरी व्यवस्था का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। पुष्प वाटिका का निर्माण 1.25 एकड़ में किया जा रहा है। इस वाटिका में लाइटिंग टोटल सोलर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 29 मई से शुरू हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना में थे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया तो मोदी सरकार द्वारा खेती किसानी के लिए किए जा रहे कामों को विस्तार से रखा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गाँव में किसानों के बीच जाकर खेती पर चर्चा कर रहे हैं और परंपरागत खेती के साथ तकनीक को जोड़कर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने आज हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान IIMR परिसर में पौधा भी लगाया। किसानों की आय दोगुना करने, किसानों को आधुनिक कृषि रिवाजों से जोड़ने के तहत केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान की ऐतिहासिक पहल धरातल पर है। 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर खेत में ही किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसी पहल के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले मनसनपल्ली गांव में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया और कहा, खेती में जबरदस्त प्रगति हुई है। हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य यही है कि हर किसान उन्नत खेती करे और कम लागत में अधिक उत्पादन हो। किसानों को हो रही समस्या के बारे में हम लगातार चर्चा और समाधान कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से किसान को कौन सी फसल ठीक रहेगी, कौन सा बीज ठीक है,
सीड की कौन सी वैरायटी ठीक है, ये साइंटिस्ट जाके बताएं, चर्चा करें किसानों से। जहां जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोशिश करेगी कि आपकी तकलीफें दूर हो, परेशानियां कम हो और आप मुनाफा ज्यादा कमाएं। कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किसान चौपाल में किसानों से संवाद किया। मनसनपल्ली गांव में शिवराज सिंह ने किसानों से संवाद कर उनके अनुभव भी जाने। शिवराज सिंह ने कहा कि कई तरह के नवाचारों द्वारा किसान न केवल स्वयं समृद्ध हो रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रहे हैं। खेती में अभिनव उन्नति हुई है, जबरदस्त प्रगति हुई है। उनके कार्यकाल में 44% से ज़्यादा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। कई नवाचार हो रहे हैं, जैसे हमने यहीं अभिलाष के खेत में देखा, ये नर्सरी लगा रहे हैं और नर्सरी लगा के प्लांट तैयार करके किसानों को बेच रहे हैं और 1.5 करोड़ रुपया सालाना कमा रहे हैं। कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राम सुब्बा रेड्डी से मुलाकात की, जो दिल्ली से नौकरी छोड़कर आए और अब तेलंगाना में श्री अन्न यानी कि मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान IIMR परिसर में पौधा भी रोपा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजाहत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप हैं। वो 1 जून से फरार था और पुलिस द्वारा 3 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुआ। इसके बाद गार्डन रीच स्थित उसके घर पर कई बार छापेमारी की गई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वजाहत के खिलाफ गोल्फ ग्रीन थाने में FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म, देवी देवताओं और परंपराओं को लेकर आपत्तिजनक, भड़काऊ और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट डाले थे। इस मामले में श्री राम स्वाभिमान परिषद नामक संगठन ने 2 जून को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले 30 मई को शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक वीडियो में मुस्लिम बॉलीवुड सितारों की ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी को लेकर नाराजगी जताई थी। गिरफ्तारी के बाद पनोली ने वीडियो हटाकर माफी मांगी थी। दिल्ली के RSS कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला द्वारा लिखित तानसेन का ताना बाना पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि इस पुस्तक में तानसेन से जुड़े तमाम किस्सों को प्रकाशित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये पुस्तकें भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं। तानसेन जी के जीवन परिचय को तानसेन का ताना बाना इस पुस्तक में लिखा है। उनका जन्मस्थान कैसे कहाँ था, कहाँ से उनको ये शिक्षा मिली, किस किस प्रकार से उसका विकास हुआ और किस तरह से वो उस समय के जो राजा थे जहांगीर, अकबर के पुत्र थे, उनके दरबार में आकर उनको संगीत तानसेन के रूप में उपाधि मिलकर उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य किया, ये सब बातों का उल्लेख इसमें हुआ है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं कि जो भविष्य के निर्माण के लिए अतिशय आवश्यक है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। असम विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल X पर इसकी जानकारी दी। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में सेना के शौर्य की सराहना की गई और बताया गया कि सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों को खंडर बना दिया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को अमेरिका में अपने परिवार से एक बार टेलीफोन पर बातचीत की इजाजत दी। कॉल के दौरान उसके साथ सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के अंतर्गत शुरू की गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। ये घटना कोंटा थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस टीम गश्त पर निकली थी। महाराष्ट्र में ठाणे के दीवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों के बीच सुबह करीब 9:30 बजे एक लोकल ट्रेन से यात्री पटरी पर गिर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक रेलवे का पुलिसकर्मी भी शामिल है। केरल में कोच्चि के तट के पास कोलंबो में नहावा शेवा जा रहे एक कंटेनर जहाज MV1 हाई में डेक के नीचे विस्फोट के बाद आग लग गई। विस्फोट के समय से व्यापारी जहाज के 4 चालक दल के सदस्य लापता है और 5 चालक दल के सदस्य घायल हैं, जिनकी तलाश जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC इरिना आज केरल के तिरुवनंतपुरम में बिंजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पहुंचा। MSC इरिना में 24,346 TEU कंटेनर रखने की क्षमता है। MSC झरीना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में माहौल तनावपूर्ण है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर बवाल मचा दिया। हालात काबू से बाहर होने के बाद यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद यहाँ नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी विवादों में आ गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं क्यों इस शहर में बवाल मचा हुआ है। आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़प के बीच तीखी होती राजनीतिक बयानबाजी। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में पिछले दिनों से ऐसे ही हालात हैं। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सेना को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है, फिर भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते 6 जून से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में तनाव तब सुलगना शुरू हुआ जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की और लोगों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाइयों के विरोध में नाराजगी बढ़ी। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और ICE के अधिकारियों से शहर छोड़ने की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के तुरंत बाद 60 दिनों के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई। सुलगते शहर के बीच रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने केंद्र और राज्य के अधिकारों की जंग भी छेड़ दी। कैलिफोर्निया प्रांत में डेमोक्रेट की सरकार है। गवर्नर ने ट्रंप के आदेश को राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है, जबकि कई आलोचक इसे जानबूझकर तनाव पैदा करने वाला कदम करार दे रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी इसे व्यवस्था बनाए रखने वाला कदम नहीं बल्कि धमकाने की रणनीति बता रहे हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में भीड़ एकत्र होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ट्रंप ने मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर संशय है कि ये अधिकार उनके पास है भी या नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अवैध विदेशियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा या विद्रोही उनके संकल्पों को डिगा नहीं पाएंगे। लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अप्रवासी रहते हैं। शहर की 34% आबादी इमिग्रेंट्स की बताई जाती है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत ICE का हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।